हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू लैंडमार्क इंस्टीट्यूट। आज जैसे कि मैंने आपको प्रीवियसली प्रॉमिस किया था कि हम आपको अपने इंस्टीट्यूट के टॉपर्स के साथ एक एक करके मिलवाएंगे, उनकी जर्नी ऑफ सक्सेस, कैसे उन्होंने प्रेपरेशन की, कैसे उन्होंने जो वेरियस प्रॉब्लम्स आई, हर्डल्स आई, उसको ओवरकम किया एंड दे सक्सीडेड इन अचीविंग टॉप स्लॉट्स। आज मैं आप लोगों को हमारी एक बहुत हम प्राउड हैं, हमारी एक स्टूडेंट हैं ओजस्वी गुप्ता, उनके साथ एक लॉन्ग कन्वर्सेशन के लिए लेके जाएंगे। मैंने कोई टाइम लिमिट नहीं रखी है। जो क्वेश्चंस इंपॉर्टेंट हैं आपकी प्रेपरेशन को एनहांस करने के लिए, उन्होंने कैसे किया, क्या क्या उन्होंने वेरियस आप कहिए तो उन्होंने क्या क्या स्ट्रेटजीज लगाई, कैसे कैसे ड्यूरिंग द डिफरेंट फेज ऑफ देयर प्रेपरेशन उन्होंने कैसे उसको ओवरकम किया, शी विल बी ऑल शेयरिंग इट विद अस। तो लेट्स गो फॉर दैट कन्वर्सेशन and be benefited. Thank you. Hello Jasvi, how are you? Good afternoon, sir. I'm good. आपका NIT इलाहाबाद में सिलेक्शन हुआ है. फर्स्ट ऑफ ऑल many congratulations and congratulations to all and your family for this wonderful feat in your life. Thank you so much, sir. And congratulations to you too. Thank you very much. Thank you very much. It's only kids like you, students like you make us feel pride. Otherwise तो हम तो अपना काम ही करते हैं बेटे. अच्छा, ये बताइए कि NIT इलाहाबाद, how is it as an institute? How is it like an institution? Sir, I have recently joined it. Only in January my classes have started, so I haven't explored that much. I haven't got the opportunity to visit the campus, but the online studies, they are nice. Seniors are very helpful, faculty is very helpful. The technological atmosphere that we aimed for, it is really very nice. And many good opportunities come here. Okay. थोड़ा सा Ojasvi, I know you are from a very distinguished background of convent schools and your English is so good. But since most of the students connected to me and to our biosphere are mostly Hindi, they understand Hindi well. I hope I know they very well understand English also. लेकिन अगर हम अपना conversation मातृभाषा में थोड़ा रखें, wherever it comes naturally, definitely it will come. Yes, sir. But अगर थोड़ा उनके बेनिफिट के लिए. अच्छा, अब आप ही के बैच के बहुत सारे स्टूडेंट्स आपको पता है हमारे यहाँ से NIT तिरुचि में भी हैं, सूरतकल में भी, आपके अपने कॉलेज में भी आई थिंक 5 to 8 स्टूडेंट्स आर देयर फ्रॉम आवर इंस्टीट्यूट. तो ये जो टॉप के 3-4 NIT का टसल है, NIT तिरुचि है, सूरत है, सूरतकल है एंड ऑल है, तो ये कितना आपके हिसाब से करेक्ट है और इसमें कितना सच है? जहां तक मुझे पता है, being a part of these institutes sometime for certification course और ये, there is not much of a difference क्योंकि सारी सेंट्रल यूनिवर्सिटीज हैं, फैकल्टी सिलेक्शन का नॉर्म वही है, जो फंडिंग NIT तिरुचि को मिलती है उसी तरह की फंडिंग NIT सूरतकल को भी मिलती है, आपके भी मिलती है. बट स्टिल, what is the reason that an institute X is very good and an institute Y is okay? तो आपका इस बारे में क्या कहना है? Yes, sir. सर मुझे भी अपने सीनियर्स, अभी तो ज्यादा मैंने खुद से एक्सप्लोर नहीं कर पाया है, 20 डेज ही हुए कॉलेज ज्वाइन हुए, पर मुझे भी जहाँ जितना सीनियर्स वगैरह से फीडबैक मिल रहा है वो यही है कि टॉप 5 NITs जो है उसमें ऑलमोस्ट सेम अपॉर्चुनिटीज आती हैं. किसी में एक दो कम होती है, किसी में एक दो ज्यादा होती हैं, बट टीचिंग का लेवल और वो सब ऑलमोस्ट टॉप 5 NITs में सेम ही रहता है. सेम अपॉर्चुनिटीज वगैरह भी आती हैं. So जो भी काफी सेम है, जो सेम पैटर्न फॉलो करते हैं. right. हाँ. तो जो आपके कंपनीज उसमें आती हैं NIT तिरुचि में, आई थिंक 98 to 99% सेम इलाहाबाद में भी आती हैं. और ये भी क्वाइट पॉसिबल है कि जो इलाहाबाद में आती होंगी तो एक दो शायद वहां नहीं पहुंचती होंगी. maybe this is also true. Maybe sir, yes sir, I haven't been able to go through the stats because ऐसे available नहीं होते हैं. But as far as I know and what I have heard is this only. बाकी मैं थोड़ा सा लॉजिकली इसको ये कहना चाहूंगा कि नॉर्थ इंडिया के अंदर जो IT हब्स हैं, दे आर गुड़गांव, नोएडा, मोहाली. सो फर्स्ट दे विल लुक फॉर कॉलेजेस विद इन देयर विसिनिटी. दिल्ली जाएंगे, इलाहाबाद आएंगे, देन दे विल गो डीप साउथ इनटू इनटू रियली लुकिंग फॉर ग्रेट टैलेंट. उसी तरह से जो कंपनी ज्यादा से बेस्ड हैं पुणे में, वो पहले पुणे में देखेंगे, और जो कंपनी साउथ में बेस्ड हैं डेफिनेटली दे विल गो फॉर कॉलेजेस विच आर नियर बाय. तो ये लोकेशन का एडवांटेज मिलता है. और साथ में शायद ये भी है कि साउथ इंडिया वाज द फर्स्ट पार्ट ऑफ इंडिया जहां पर IT हब्स क्रिएट हुए, जैसे बेंगलोर है, जैसे चेन्नई है, जैसे वहां पर हैदराबाद है.
तो definitely they got more benefited as compared to the colleges in North India. What do you have to say about this? बाकी अब तो सारा कुछ ऑनलाइन आने के बाद कुछ ऐसा रहा नहीं है कि नॉर्थ इंडिया, साउथ इंडिया, यूएसए और वो एवरी Yes वर्ल्ड sir, इज अ ग्लोबल exactly. हब। इवन अभी हमारे कॉलेज में अपॉर्चुनिटीज जो आना शुरू हुई हैं, मतलब देयर इज नो सच रिस्ट्रिक्शन कि हाँ अगर दिल्ली की कंपनीज हैं तो दिल्ली में ही देखेंगे. इवन बैंगलोर की साइड की कंपनीज जो हैं दे विजिट द कैंपस. इट कंपनीज का मेन एम यही होता है कि उन्हें स्किल्ड स्टूडेंट्स चाहिए, और फिर वो तो फिर कहीं से भी मिल सकते हैं. कहीं से भी मिल सकते हैं, सही बात है। एंड अब तो द थिंग इज ऑल्सो दिस कि अब रिक्रूटमेंट प्रोसेस भी ऑनलाइन हो गया है, तो लोकेशन का इतना फर्क नहीं पड़ता. रिमोट रिक्रूटमेंट भी होने लग गया है. सो आई डोंट थिंक कि or years down the line this would Yes, matter so much. it used to be better 20 years ago जब मेरा टाइम था तब ये जरूर Yes, होता sir. था, अब तो there is nothing. Yes sir, but अच्छा, pandemic ने काफी कुछ चीजें चेंज कर दी हैं. जी जी जी। Students and whosoever is watching, let me tell you that our daughter, our student Ojasvi has not only cleared NIT with a very top rank, she has secured all India rank first in JNU and she was very much selected in Delhi University also. तो अब ये जानना बहुत जरूरी है कि जहां पर आपको एक कहते हैं एक तरह से मिस यूनिवर्स का खिताब मिल रहा था, या जैसे कह सकते हैं मिस वर्ल्ड का खिताब मिल रहा था, वो छोड़ के आपने ये नहीं, मतलब ऑब्वियस सी बात है कि जब आप किसी बैच में हैं और आप ऑल इंडिया रैंक 1 है तो यू आर बीइंग लुक्ड अपॉन एज समथिंग बिग, राइट? और 193 आपका रैंक आया एनआईटी में, विच इज नॉट एन इजी रैंक टू गेट एट ऑल, बिकॉज वहां पर भी बहुत कंपटीशन है. लेकिन स्टिल एक टॉप की पोजीशन में आप एक कॉलेज में हैं वर्सेस आप एक बहुत सारे आपके जैसे के साथ ही आप हैं. तो what led you to decide to leave JNU and join NIT इलाहाबाद? बिकॉज ये क्वेश्चन बहुत ज्यादा जरूरी है. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो अभी भी हमसे पूछते हैं, सर अगर इफ अ सिचुएशन कम्स लाइक दिस व्हाट शुड वी डू? तो मैंने उनको यही कहा कि भाई लेट समवन हु हैज डन दिस and handle this answer this question rather than I being a theoretical person मैं अपने कुछ एनालिसिस दूं. So please आप ये बताइए कि जैसे JNU का रैंक 1 से आपको JNU मिल सकता था, but you decided to go with NIT इलाहाबाद. What led you to this decision? Sir, this was a very tough decision for me. JNU और NIT इलाहाबाद में चूज करना तीनों में बहुत डिफिकल्ट था. सेम टाइम पे रिजल्ट्स आए थे तो एक ही चूज करके उसमें एडमिशन लेना था. तो सर मेरा हमेशा से यही था, मतलब 11th-12th के बाद भी कि NIT IIT मिल जाए तो ज्यादा अच्छा रहेगा, बट तब नहीं मिल पाया. सो दिस वाज आफ्टर ग्रेजुएशन, दिस वाज माय चांस टू गेट इनटू NIT. और मतलब देयर आर सम सीनियर्स आल्सो जिनसे मुझे फीडबैक मिला था, सो दे वर वेरी हैप्पी विद MCA कोर्स एट NITs. सो आई प्रेफर्ड NIT कि NIT ही जाना है. अब ये भी है एक ओजस्वी कि आपको बहुत अच्छा NIT मिल गया, टॉप 3rd ही कह लीजिए. इनफैक्ट सूरतकल और इलाहाबाद में बड़ा कंपटीशन रहता है. दे से दे आर नंबर 2 एंड ऑफन आई हैव आल्सो कम टू नो, नॉट ओनली यू, बिकॉज आपके कुछ सीनियर्स जिनका 40 लाख का पैकेज NIT इलाहाबाद के थ्रू रहा है, दे हैव बीन प्राउड स्टूडेंट्स ऑफ आवर इंस्टीट्यूट. लेकिन आप कहां तक JNU को NIT के किस कॉलेज तक कंपेयर करके आप कब तक रुकती? मतलब वाज इट कि आपको कोई भी NIT मिल जाता तो आप JNU छोड़ देती, या कुछ एक आपका था कि इस NIT तक मैं NIT को देखूंगी उसके बाद देन आई विल चूज JNU? सर आई वाज एमिंग फॉर टॉप 5 NITs. ओके, कि अगर टॉप 5 मिलते हैं तो फिर वो ले लेंगे. तो नहीं मतलब तो I can go आपको for नंबर JNU. 4 मिलता या नंबर 5 मिलता तब तक आप रेस्ट्रिक्ट करती हैं अपना एडमिशन Yes, sir. JNU में. बट अगर पहले 5 में नहीं आता, मैंने फिर कहा कि जैसे अब तो हाइपोथेटिकल है कि मान लीजिए कि Yes, आपका sir. रैंक 193 नहीं 393 रहता और आपको सपोज वो नहीं मिलता, तो आप JNU चुनती तब? Yes, sir. तो मतलब I टॉप think 5 I के would बाद have. टॉप 5 के बाद इधर नहीं, टॉप 5 के बाद आपका DU रहता शायद, इवन JNU से. Yes, क्योंकि sir. Even it could have been DU also. Yes, sir. After top 5, it could have been DU or JNU. मैं इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट इस साल भी ये हो सकते हैं आपके जूनियर्स ये बेचारे फंसे हैं कि DU में भी सिलेक्टेड है, JNU में भी, अब क्या? तो ये मैं आपसे इसलिए ले लेना चाहता हूँ कि यू आर वर इन अ वेरी स्वीट एज वेल एज अ वेरी डिफिकल्ट स्पॉट कि या DU चुनूं, Yes, sir. JNU चुनूं या NIT चुनूं. तो DU या JNU में बेटे अगर आपको चुनना होता तो आप किसको चुनते फिर? If it Sir, was DU, I between would have. DU you would have definitely, Yes, sir. definitely. और आपको याद होगा कि जब मैं भी आप लोगों को क्लास के अंदर क्लासिफिकेशन दिया करता था तो I always put Yes, sir. top 5 NITs, then DU and then HCU and then JNU. Yes, sir. Okay. तो अब मुझे And sir, बताइए. कभी-कभी लोकेशन का भी फर्क पड़ जाता है. जैसे NIT इलाहाबाद is
quite near to my place Okay, in okay. compared to other NITs as well. So that is why also I preferred NIT Allahabad. It is in Definitely. UP only. I Yes. belong to UP also. Yes, yes, yes. Even I belong to UP now. मैं ग्रेटर नोएडा में शिफ्ट हो चुका हूँ. Right. Now बेटा, वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन. अब आपको पता है कि आपके टाइम में तो कोविड के कारण थोड़ा लेट हो गया था NID का एग्जाम. It happened Yes, somewhere in October. ठीक है. Though it yes, was sir. very frustrating, obviously sitting at home and dates को आगे आगे शिफ्ट होते देखना. लेकिन अब थोड़ा by God's grace कोविड का थोड़ा प्रेशर कम है. होपफुली मेडिसिन भी आ गई है. तो इस बार का चांस है कि जो एग्जाम है ऑन डेट यानी 3rd वीक ऑफ मई को ही होगा. तो अब बेटे इन दैट Yes, sir. केस देयर आर 90 days लेफ्ट. जब आपको, मैं तो ये मानता हूँ अपर एंड इज एंड. अपर एंड के बाद आप प्रिपेयर नहीं कर सकते. अपर एंड के बाद आप Yes, या sir. तो अपने साथ में एग्जाम्स को देखेंगे या साथ साथ में आप 15-20 दिन Hmm. में कोई नया चैप्टर प्रिपेयर नहीं कर सकते. तो व्हाट इज Yes, sir. योर प्लान, व्हाट वाज योर प्लान फॉर लास्ट 90 to 120 days कि हाउ वुड यू, मतलब आप अपने जूनियर्स को क्या एक मैसेज देना चाहेंगी कि फॉर द नेक्स्ट 3 months to 4 months वो कैसे प्रिपेयर करें सो दैट कि उनकी की हुई मेहनत है जो वो Yes. व्यर्थ ना जाए. यस सर. सर इट इज वेरी इंपॉर्टेंट टू प्लान. मतलब हमेशा मैंने भी जब प्लान किया था अपना, मतलब स्ट्रेटेजाइज करके पढ़ाई करना बहुत इंपॉर्टेंट है. तो अभी सबसे पहले उनको ये देखना चाहिए कि सिर्फ 3 months या 90 days ही बचे हैं, तो कितना पढ़ लिया है और कितना कितना रहता है. और जो रहता है अगर वो इंपॉर्टेंट सेक्शंस हैं तो जो उसके इंपॉर्टेंट सेक्शन से पहले वो चीज कवर करके साथ ही साथ जो पढ़ लिया उसका रिवीजन शुरू कर देना चाहिए. और जल्दी से जल्दी कोशिश करनी चाहिए कि अगर कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रह गए हैं तो वो हो जाए और रिवीजन स्टार्ट कर देना चाहिए करना. और साथ में टेस्ट सीरीज इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि उससे पता चलता है कि कोई टॉपिक पढ़ लिया है, उसमें से कुछ समझ में नहीं आया था या कुछ रह गया था पढ़ना. तो वो भी सेल्फ इवैल्यूएशन के लिए काफी इंपॉर्टेंट है टेस्ट सीरीज. इट हेल्प्स इन बिल्कुल increasing सही your बात आपने performance. कही. इट इज द टेस्ट सीरीज विच इज वेरी इंपॉर्टेंट. उसी में आपको पता लगता है कि आपकी कमियां क्या हैं, आपकी खूबियां क्या हैं, कौन सा टॉपिक ऐसा है जिसको अब आप थोड़ा साइड करके किसी दूसरे टॉपिक पे ध्यान दे सकते हैं. Focus, yes, sir. एंड मोर ओवर मेरे हिसाब से हर बच्चा आज की डेट में, नेट इज ओपन, एवरीथिंग इज देयर. They should go to the previous year papers and see to it कि किस Yes, टॉपिक sir. से कितने क्वेश्चंस Exactly. आए हैं. कि सपोज Yes, देयर इज sir. अ टॉपिक, अब मैं जैसे एग्जांपल देता होता हूँ एरिया अंडर कर्व. देयर इज अ टॉपिक इन इंटीग्रेशन एरिया अंडर कर्व जिसमें से मोस्टली 1 क्वेश्चन अपीयर होता है. एंड यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग हाउ मच, यू डोंट नो व्हाट टाइप ऑफ क्वेश्चन विल कम. उतने ही टाइम में आप सेट्स या स्टैटिस्टिक्स या जैसे सीक्वेंस एंड सीरीज है, जो ऐसे टॉपिक हैं जिनको आप एक ही दिन में रिवाइज कर सकते हैं और इनसे नंबर ऑफ क्वेश्चंस 5 तक बन जाते हैं. सो यू हैव टू रियली स्ट्रेटेजाइज कि आप, और ये इमोशनल एग्जाम नहीं है, ये बड़ा प्रैक्टिकल एग्जाम है. इसके अंदर 100 by Yes, sir. 100 कोई भी नहीं ला सकता है. तो ऐसे स्टूडेंट्स को आप क्या कहना चाहेंगी? दे शुड लीव. अब वो कहते हैं कि सर एक ही क्वेश्चन के पीछे पढ़े तो 10 क्वेश्चन हमारे उसमें निकल गए. सो हाउ डू यू यू नो रियली रेफर कि उनको, बच्चों को कैसे अपने आप को मेंटल कंडीशनिंग करनी चाहिए सो दैट कि उनका जो टाइम, जो 2 घंटे उन्होंने लगाने हैं, उसको कैसे बेस्ट यूटिलाइज कर सके? सर एक तो ये है कि जब आप पढ़ने बैठे तो आप भले ही कम टाइम के लिए पढ़ें पर पूरे फोकस के संग पढ़ना चाहिए. आप बैठ गए हैं और 1 घंटे में, मतलब अगर आपसे एक ही क्वेश्चन हो रहा है तो कोई फायदा नहीं है. इससे अच्छा आधे घंटे में बैठ के 4 क्वेश्चन हो रहे हैं और फोकस के संग कर रहे हैं, सो दैट वुड बी बेटर. सो पूरे फोकस के संग बैठ के पढ़ाई करनी चाहिए. मतलब आई यूज्ड टू डू दिस ओनली एंड टू मैक्सिमाइज द आउटपुट्स. अगर प्रैक्टिस करी है उन टॉपिक्स की, नए टॉपिक्स में इतना टाइम लगता है, पर अगर ऑलरेडी प्रैक्टिस टॉपिक्स हैं तो फॉर्मुला नोटबुक वगैरह मेंटेन करके रखते हैं तो वो ऑलरेडी धीरे धीरे करके टाइम डिक्रीज होता जाता है. तो अगर कुछ नया कर रहे हैं और टाइम ज्यादा लग रहा है तो डिमोटिवेट नहीं होना चाहिए. उससे प्रैक्टिस मेक्स अ मैन परफेक्ट. तो प्रैक्टिस से ही धीरे धीरे करके टाइम कम होता चला जाएगा. एंड अभी भी सफिशिएंट टाइम है सबके पास. मतलब 90 days इज अ वेरी बिग टाइम, अभी भी कर सकते हैं. हाँ बिल्कुल बिल्कुल, कोई इतना मुश्किल नहीं है. आई हैव ऑलरेडी गिवन अ वीडियो टू द, it is for the information of the students who are watching it. I have given a very practical video of how to prepare NIMSET in 90 to 100 days. आप लोग अपना, उसमें मैंने बहुत ही कह सकते हैं बहुत ही फ्लेक्सिबल प्लान दिया है. How to use your first 60 days, then the next 50 next, वो आप देख सकते हैं. And as your senior has told you कि ये important नहीं है कि आप कितने आवर्स बैठते हैं, ये important है कि जितने आवर्स आप बैठ रहे हैं उसका आउटपुट दे रहे हैं या नहीं दे रहे हैं. ये बहुत इंपॉर्टेंट है. नेक्स्ट जो एक और क्वेश्चन आ जाता है ओजस्वी, वो ये आ जाता है, शुड स्टूडेंट्स डिपेंड अपॉन मल्टीपल बुक्स और शुड दे डिपेंड ऑन 1 book एंड डू इट रिपीटेडली? मैं तो हमेशा कहता हूं 5000 क्वेश्चन करने से आप सिलेक्ट नहीं होंगे. 1000 क्वेश्चन को 5 बार करेंगे तो आपको ना सिर्फ गलतियां पता लगेंगी, बल्कि सेकेंड टाइम सॉल्व करते हुए आपको नई चीज मिलेगी, थर्ड टाइम सॉल्व करते हुए आपका दिमाग
और उसके ऊपर सोचेगा, फोर्थ टाइम में आपका आइडिया अलग आएगा कि इस क्वेश्चन को करने का तरीका ये भी हो सकता है। तो आप क्या सजेस्ट करती हैं यस सर। स्टूडेंट्स को? सर एग्जैक्टली जो आपने बताया मैंने यही फॉलो किया था, एक ही मटेरियल जो कोचिंग से मिला था मैंने उसी से पढ़ाई करी थी। और टेस्ट सीरीज फिर सर ये रहता है ना कि आप एक ही सेट अगर सेट ऑफ क्वेश्चंस लगा रहे हैं तो टेस्ट सीरीज में तो नए नए क्वेश्चंस मिल ही जाते हैं। सो आपको फायदा तब मिल जाता है कि हाँ उससे देख के पता चल जाएगा, इवेलुएट कर सकते हैं आपकी उससे कितना फायदा हो रहा है। अगर हम मल्टीपल सोर्सेज लगाते हैं तो हमारा एम यही होता है ना कि हमें ज्यादा से ज्यादा क्वेश्चन करने को मिल जाएंगे। डेफिनेटली। बट मेरा ये था कि अगर मैं सेम मतलब करूंगी बार बार तो एक तो कंसेप्ट्स क्लियर हो जाएंगे, और टेस्ट सीरीज दूंगी तो मुझे वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस मिल जाएंगे, मुझे पता चल जाएगा कि जो मैंने सोर्स यूज किया है पढ़ने के लिए उससे सब कुछ हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा, मुझे कुछ ऐड करने की जरूरत है या नहीं है। Now this you see students, she is telling a very practical thing. आपने एक सोर्स को यूज किया, उसके ऊपर बेस्ड कॉन्सेप्ट किए, क्वेश्चन किए, आपने नए तरह के क्वेश्चंस दिए। अब आप में से कई स्टूडेंट्स ये बहुत कहते होते हैं कि सर आपने क्लास में तो ये पढ़ाया, बुक में तो ये था, और दे आपने ये दिया। ये चीज यही तो होती है एंट्रेंस, यही तो चीज होती है एंट्रेंस का मतलब ये नहीं होता कि आपको थाली में परोस के सब आ जाएगा। दे विल गिव यू अननोन थिंग्स, थिंग्स दैट यू माइट हैव नॉट डन, यू माइट हैव डन, ये तो आपकी किस्मत के ऊपर है। सो कोई भी आप कितना भी सोर्स कर ले, अल्टीमेटली आपको अपना दिमाग लगाना पड़ेगा, आपको सॉल्यूशन ढूंढना पड़ेगा, आउट ऑफ बॉक्स आइडिया आपको लाना पड़ेगा। और उसका एक ही तरीका है, एज योर सीनियर इज टेलिंग, मोर एंड मोर टेस्ट यू गिव, more practice you get, more variety of questions you get. Now Ojasvi, there is a section of computers and English, वो जैसे कि 160 मार्क्स फॉर्म करता है। तो बहुत सारे स्टूडेंट्स ये पूछते हैं कि सर हम सारा साल उसकी प्रैक्टिस पे लगे रहते हैं मैथ्स की, ऑब्वियसली बात है 600 मार्क्स आर देयर, देन वी डू अ लॉट ऑफ रीजनिंग एंड अ लॉट ऑफ क्वांट, तो सर हम 840 पे तो काम कर जाते हैं, लेकिन क्या वो 160 कोई इंपॉर्टेंस नहीं रखता है? तो मैं तो ये कहता हूँ कि नहीं, 160 और 160 अगर आप उसमें से 120 के अराउंड स्कोर कर सकते हैं, विच इज वेरी इजी, मैं तो उनको कहता हूं कि भाई आप कंप्यूटर में देखें तो 4 पार्ट्स हैं, नंबर सिस्टम, बूलियन अलजेब्रा, गेट्स एंड के मैप्स। अगर आप इसको एक दिन में एक बार भी प्रैक्टिस करें तो आप इसको आराम से बहुत लंबे टाइम के लिए रिवाइज कर सकते हैं। लेकिन yes, फिर भी समवन हु हैज आप, मैं वो हूं जो युद्ध क्षेत्र में जाने की कोचिंग देता हूं, लेकिन आई एम नॉट अ वॉरियर, यू आर अ सक्सेसफुल वॉरियर। तो उस हिसाब से आप स्टूडेंट्स को क्या कहना चाहेंगे, हाउ टू प्रिपेयर फॉर दीज टू नेग्लेक्टेड पार्ट्स? सर मैं तो इंग्लिश तो बहुत जनरल बहुत बेसिक इंग्लिश आती है, तो उसके लिए मैंने कुछ अलग से प्रिपेयर नहीं किया था। उसके लिए बस मैंने जो टेस्ट दिए थे थ्रू आउट द ईयर उससे ही मेरी इंग्लिश प्रिपेयर हो गई थी, और थोड़ा बहुत मटेरियल मैंने इंग्लिश के लिए कुछ ऐसे खास प्रिपेयर नहीं किया था। सीएस के लिए, सीएस भी मेरा बैकग्राउंड सीएस से ही रहा है, तो फिर उसके लिए भी मुझे बस रिवाइज करने पड़े थे, जैसे जो आपने 4 टॉपिक्स बताए मेन मैंने ये रिवाइज किए थे और इससे ही काम चल गया था। मेरे 2020 के पेपर में तो मेनली नंबर सिस्टम से ही क्वेश्चंस आए थे, और एक दो क्वेश्चंस और थे तो वो बहुत ही बेसिक कंप्यूटर्स के थे। तो उसके लिए जो भी बच्चे जो भी रेफरेंस यूज कर रहे हैं उससे क्वेश्चंस कर सकते हैं। और सीएस और इंग्लिश रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट, रिवीजन ऑफ दीज टॉपिक्स इज वेरी इंपॉर्टेंट। यस सर, रिवीजन इज वेरी इंपॉर्टेंट। और मेनली ये भी रहता है कि क्वेश्चन का पैटर्न इनमें रिपीट होता है, मतलब सीएस में तो मैंने देखा है रिपीट होते हुए, तो एक बार अगर प्रीवियस ईयर के सीएस के सेक्शन के क्वेश्चंस एक बार उठा के देखेंगे कि किस टाइप के आ रहे हैं, तो उससे भी काफी आइडिया लग जाएगा कि किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं और कहाँ से कौन कौन से एरियाज प्रिपेयर करने हैं। बहुत वास्ट सिलेबस नहीं है जो सीएस का आता है, मतलब प्रिपेयर कर सकते हैं उससे लास्ट डेज में भी। one thing especially for the students of Delhi and NCR, कि देखिए कि NITs कईयों की प्रेफरेंस होती है, लेकिन बहुत सारे बच्चे दिल्ली में दिल्ली यूनिवर्सिटी को भी एज देयर फर्स्ट प्रेफरेंस रखते हैं। तो आपने निमसेट के लिए बहुत ढंग से प्रिपेयर किया, आपने जेएनयू भी क्वालिफाई किया, आपने डीयू भी। व्हाट वाज योर प्लानिंग फॉर डीयू प्रिपरेशन? आपने डीयू को कितना टाइम दिया? हाउ डिड यू मगल बिटवीन दीज टू एग्जाम्स बेसिकली, क्योंकि ये डायमेट्रिकली ऑपोजिट है, एक में जेई मेंस लेवल का आता है तो दूसरे में ग्रेजुएशन लेवल मैथ्स आता है। तो आपने दोनों को कैसे डिस्टिंग्विश करके कैसे अपनी प्रिपरेशन को आपने एडजस्ट किया? यस सर। सर डीयू में और जेएनयू में जो होती है, जैसे कि ग्रेड लेवल मैथ्स आती है, सबको पता ही होगा ग्रेजुएशन के लेवल की मैथ्स होती है, और निमसेट में 12th लेवल की मैथ्स होती है। पर एक बात नोट करने वाली ये है कि अगर आपको ग्रेजुएशन लेवल की मैथ्स करनी है तब भी आपको बेसिक इंटीग्रेशन, डिफरेंशिएशन और वेक्टर्स वगैरह के कॉन्सेप्ट्स जो है वो क्लियर होने चाहिए। तो मैंने तो यही किया था कि मैंने पहले निमसेट प्रिपेयर किया था, जिससे मेरे बेसिक्स स्ट्रॉन्ग हो गए थे कि मुझे ग्रेड लेवल की मैथ्स समझ में आने लग जाए। उसके बाद आई स्किप टू एडवांस टॉपिक्स, पहले बेसिक्स करके फिर लास्ट के टाइम में, मतलब जब
DU या JNU से 1-2 महीने पहले, फिर थोड़े से एडवांस टॉपिक्स करना शुरू कर दिए थे उधर के भी। ओके एंड देखिए एज अ मैथमेटिशियन मेरा एक्सपीरियंस है कि जो निमसेट का सिलेबस है बहुत वास्ट है, इट हैज अ वास्ट सिलेबस यस सर। इन टर्म, और ग्रेजुएशन का चाहे मैथ्स टफ हो बट इट इज वेरी लिमिटेड। लिमिटेड का यस सर, मतलब है कि उसके जो यस सर, यस, टॉपिक्स हैं इट इज इतने लिमिटेड। स्प्रेड आउट नहीं है जितने, एंड मोर ओवर आई थिंक द नोट्स एंड द असाइनमेंट्स दैट वी प्रोवाइडेड यू must have been sufficient in clearing the concepts, यस and सर, यस सर, they were यस सर, sufficient to for you to study. तो यस सर, आई स्टूडेंट्स मैं ओनली आपको रिफर इतना टू कह दोज, सकता हूँ यस सर, आई with रिफर your टू दोज ओनली, दे मेड अ वेरी स्ट्रांग बेस। या तो मैं इतना स्टूडेंट्स आपको कंफर्म कर सकता हूँ विद हर एज अ प्रूफ कि अगर आपको DU JNU प्रिपेयर करना है तो पहले आपको निमसेट में, जैसा कि ओजस्वी ने कहा है, आपको डिफरेंशिएशन, इंटीग्रेशन, प्रोबेबिलिटी, वेक्टर्स, 2D इनके कॉन्सेप्ट बनाने पड़ेंगे। तभी देखिए आप सिंपल सी बात समझिए, हाउ विल यू डू डबल और ट्रिपल इंटीग्रेशन विदाउट डूइंग सिंगल इंटीग्रेशन? नहीं हो सकता। या आप सक्सेसिव डिफरेंशिएशन जिसमें कि हायर ऑर्डर डेरिवेटिव्स पूछे जाते हैं, हाउ कैन यू डू? आपको डिफरेंशिएशन आती नहीं, आप सेकंड और थर्ड और कैसे ढूंढेंगे? And finally, one of the more questions, I know I'm taking it a little long, but since this interview is very important for future participant, ये जो shortcuts हैं, तो कुछ आपको कोई जादुई तरीके कुछ आपने इजाद किए थे कुछ इनके लिए? there are few genuine shortcuts that we provided you, लेकिन अल्टीमेटली Yes, मैं sir. स्टूडेंट्स को कहता हूँ कि Yes, sir. शॉर्टकट्स तो भाई जब आप करते हैं तो आपको, जब लंबे रास्तों से निकलते हैं तो अपने आप आपकी जो दिमाग है वो आपको छोटे रास्तों पे ले जाता है। तो शॉर्टकट्स के बारे में आपका क्या कहना? Yes, बहुत sir. ज्यादा डिमांड में। मेरा मानना है शॉर्टकट्स विदाउट बेसिक अंडरस्टैंडिंग ऑफ द चैप्टर इज लाइक कि जैसे बंदर के हाथ में रिमोट दे दिया है, इधर उधर चलाते रहोगे, पता नहीं लगेगा कि कौन सा प्रोग्राम आ रहा है। तो शॉर्टकट्स के बारे में आपका क्या कहना? Yes, sir. सर मेरा भी यही मानना है कि अगर आपके बेसिक कंसेप्ट्स क्लियर है तो आप किसी भी टाइप का लंबे से लंबा क्वेश्चन कर सकते हैं सॉल्व। पर अगर आप शॉर्टकट्स देखने बैठ जाएंगे तो शॉर्टकट्स जनरली यही होता है कि कोई शॉर्टकट है वो सारे पे अप्लाई नहीं होता, वो एक सेट ऑफ क्वेश्चंस के लिए एक शॉर्टकट अप्लाई होता है। तो आपके अगर कंसेप्ट सारे क्लियर है तो आप बहुत ज्यादा क्वेश्चंस कर सकते हैं, पर आपने 1-2 शॉर्टकट्स पढ़ लिए तो उससे बहुत ज्यादा क्वेश्चंस नहीं हो पाएंगे। मतलब शॉर्टकट्स का ये चीज मैंने नोटिस करी है कि कुछ शॉर्टकट्स जो होते हैं वो कुछ सेट ऑफ क्वेश्चंस पे ही अप्लाई होते हैं। तो अगर ज्यादा वास्ट वैरायटी ऑफ क्वेश्चंस करने हैं तो फिर बेसिक्स पहले आने चाहिए, एंड देन जब फाइनल प्रिपरेशन, जैसे फाइनल रिवीजन, जब सेकंड राउंड आप रिवीजन करने बैठेंगे तब आप शॉर्टकट्स के लिए अलग से नोटबुक बना के उसमें नोट करके, और ये करते करते आदत बन जाती है कि हाँ इसका तो शॉर्टकट होता है, ये जल्दी जल्दी हो जाएगा, So देन इट इज students, यूजफुल। now this is a successful candidate telling you all कि shortcuts, कुछ genuine shortcuts होते हैं that we discuss in class also, लेकिन it is ultimately your practice that brings। मैं आपको एक बहुत बेसिक एग्जांपल देता हूँ। जब आप बचपन में टेबल सीखते हैं, ठीक है, तो वो आपको शुरू में बड़ा मुश्किल आता है, लेकिन जैसे जैसे यू कीप ऑन प्रैक्टिसिंग मल्टीप्लिकेशन एंड ऑल, तो आज की डेट में आते आते वो आपके लिए क्या हो जाता है? दैट बिकम्स द इजीएस्ट। उसी तरह से शॉर्टकट्स का मैम ने जैसे कहा है, आपकी जो सीनियर है उन्होंने कहा है, सेकंड या थर्ड रिवीजन जब आएगी तो आपके शॉर्टकट्स अपने आप आने शुरू हो जाएंगे। डेफिनेटली जहां आप पढ़ रहे हैं वहां के जो वर्दी टीचर्स हैं, चाहे मैं हूं, चाहे मेरी टीम है, चाहे कहीं पर भी आप पढ़ रहे हैं, जो जेन्युइन शॉर्टकट्स हैं वो आपको जरूर बताएंगे। बाकी प्रोसेस ऑफ एलिमिनेशन इज ऑल्सो वेरी इंपॉर्टेंट इन दिस टाइप ऑफ एग्जाम की, ये चॉइस हो सकती है, ये नहीं हो सकती, और बेसिक फैक्ट ये है, तो वो आपका विद प्रैक्टिस आएगा। अच्छा ओजस्वी, अगर कोई 1 ईयर प्रेपरेशन करता है जैसे आपने स्टार्ट किया था, हाउ मच टाइम डू यू थिंक इज सफिशिएंट, इज नीडेड फॉर अ 1 ईयर प्रेपरेशन? जो 8 या 9 महीने प्रिपेयर कर रहा है उसको कितना टाइम जो है अपना एमसीए एंट्रेंस के लिए रखना चाहिए अलग से, अदर देन कॉलेज स्टडीज? सर अभी तो जैसे कि लास्ट में मेरी प्रिपरेशन तो काफी वेरी कर गई थी चीजें, बिकॉज सब कुछ चेंज होता कि एकदम से पेंडेमिक आ गई, कॉलेज की छुट्टी हो गई, तो काफी चीजें वेरी कर गई थी। लेकिन कॉलेज के साथ साथ डेली प्रिपरेशन तो मस्ट है। अगर आप कम टाइम भी इनिशियली दे पा रहे हैं तो कोई दिक्कत नहीं है, बट डेली प्रिपरेशन है, डेली प्रैक्टिस ऑफ मैथ्स इज वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि सर उसी से बेस बनेगा। सो 2 to और 3 hours you will suggest हाँ, daily? इनिशियली नहीं, चेंज होता रहेगा। इनिशियली आप 2 to 3 आवर्स दे सकते हैं, पर आपको धीरे धीरे टाइम बढ़ाना पड़ेगा, और एंट्रेंस से पहले तो मैक्सिमम आप जितना दे सकते हैं आपको उतना देना पड़ेगा टाइम। Now दैट इज listen द to it थिंग। what your senior is saying again कि शुरू में, यानी जैसे आप 5th सेम में हैं, तो देखिए जिन्होंने ड्रॉप किया है उनके लिए तो एक ही ऑप्शन है, दे हैव टू गो फॉर द किल, ठीक है ना। जिनका 1 साल है उन्होंने तो अपना एक, दे हैव टू गो फॉर द किल कि डेली जितना पढ़े आप ही के लिए अच्छा है। लेकिन जो स्टूडेंट फाइनल ईयर में है, एज शी इज द वन हु हैज, अगेन आई एम सेइंग, ऑल इंडिया रैंक 1 इन JNU, 193 इन NIT, and quite a good rank in DU,
वो आपसे क्या कह रही हैं कि आपको अल्टीमेटली यू हैव टू पेस अप, स्लो पेस से मीडियम से फास्ट होना है। अब फाइनली ये आ जाता है ओजस्वी कि जैसे आप फाइनल सेमेस्टर में पहुंचती हैं तो देयर इज अ लोड, तो आप क्या सजेस्ट करेंगे कि फाइनल सेमेस्टर में भी बच्चा 95% मार्क्स लाने के पीछे बीएससी या बीसीए के पढ़े, या 5-10% फाइनल सेमेस्टर का कम करके ज्यादा तवज्जो या ज्यादा जो प्रेपरेशन को अपनी इंपॉर्टेंस दे? व्हाट हैव टू से अबाउट दिस? यस सर, यहाँ पे चीजों को प्रायोरिटाइज करने वाली बात आ जाती है कि आप क्या ज्यादा प्रायोरिटाइज करते हैं। और 6 सेमेस्टर तक आते आते हमें कॉलेज का इतना एक्सपीरियंस हो जाता है कि कैसे करके पढ़ाई करनी है जिससे हमारे गुड स्कोर आ जाए और हमें कितना टाइम डिवोट करना पड़ेगा। एंड बीइंग कॉलेज स्टूडेंट्स भी नो कि बहुत ज्यादा डिवोट नहीं करना पड़ेगा। अगर थोड़ा भी ढंग से पढ़ाई कर लेंगे कॉलेज की 1-2 घंटा दिन में, तो आराम से सेमेस्टर एग्जाम्स मैनेज हो जाते हैं सबके ही। और उसके बाद फिर बचा हुआ टाइम हम उसके लिए डिवोट कर सकते हैं इंट्रेंसेस के लिए। एंड सिंस इंट्रेंसेस अगर निमसेट में मेरिट का इतना नहीं रहता है, मतलब किसी भी एग्जाम में मेरिट इज ओनली कट ऑफ होती है कि 60 होती है, किसी की 70 होती है, तो बस वो कट ऑफ क्लियर करनी होती है आपको। बट मेरिट का काउंट इन निमसेट, जेएनयू और डीयू के एग्जाम्स में नहीं होता है, एमसीए में। तो फिर थोड़ा सा कर सकते हैं टाइम इधर डिवोट ज्यादा। नाउ स्टूडेंट लिसन, उन्होंने कितनी अनलेस इंपॉर्टेंट बात कही है कि अगर आपका 70% आया, मान लीजिए आपका 90% आ रहा है पहले 5 सेमेस्टर में और छठे सेमेस्टर में आपने 70% भी लिया, तो सबसे पहली बात कि आपका ओवरऑल 90 से 89 हो जाएगा या 88 हो जाएगा। लेकिन अगर आप साथ में उसके क्वालिफाई करके टॉप का एनआईटी ले लेते हैं, टॉप का डीयू या जेएनयू ले लेते हैं, इट इज वर्थ टेकिंग, नॉट इवन इट इज नॉट इवन अ रिस्क, इट इज वर्थ द एफर्ट दैट यू हैव टू मेक, एल्स यू आर नॉट डूइंग एनीथिंग गुड टू यू। अगर आपने 95% ले भी लिया तो दिल्ली यूनिवर्सिटी में तो चलिए 10-12 सीट्स हैं एमएससी सीएस की अवेलेबल आप लोगों के लिए, अदरवाइज एनआईटी या जेएनयू या डीयूएमसीए दे विल नॉट गिव यू अ चांस। एंड मैं आपको ये भी बता दूं, कंपनीज विल नॉट लुक फॉर योर स्कोर, व्हाट स्कोर यू हैड इन 12th इन ग्रेजुएशन। यस, a decent constant score of 60-65 to 70% matters. यस सर, दे आल्सो मेंटेन अ कट ऑफ। कट ऑफ ही होता है कि 60 हाँ, प्लस हो या 70 प्लस हो, जनरली 70 प्लस रहता है। ultimately your technical aspect that you will learn in next 3 years or 2 years of MCA will get you यस सर। where you want to be. अच्छा, यस सर। प्लेसमेंट्स का मैम क्या पता लग रहा है आपको आपके कॉलेज में? बिकॉज अल्टीमेटली दैट्स अ हॉट टॉपिक कि कितने लाख मैं लूंगी या यस कितने सर। लाख मैं लूंगा, तो क्या पता लग रहा है आपको उसके बारे में अपने सीनियर से, या यस सर। जो आपका स्टैट अवेलेबल है तो क्या बताया यस जाए? सर, जो सर अभी तो मैं जो पब्लिक डोमेन में स्टैट्स अवेलेबल है मैंने उससे ही गो थ्रू किया है। और मैं ये सबको भी बताना चाहूंगी कि वो भी जो भी कॉलेज एम कर रहे हैं उसकी वेबसाइट पे जाके प्लेसमेंट स्टैट्स देख सकते हैं। सबके ब्रोचर्स में मेंशन होता है ये चीज। और एनआईटी का लास्ट का अराउंड 40 हाईएस्ट गया था, 40 एलपीए एनआईटी इलाहाबाद का। एंड दैट इज क्वाइट गुड। एंड उसके अलावा भी सीनियर्स से यही पता चला है कि इंटर्नशिप की भी और प्लेसमेंट की भी काफी अच्छी अपॉर्चुनिटीज आती है एनआईटी इलाहाबाद में। इट इज अप टू यू एंड यू योरसेल्फ ओनली कि कितने आप टाइम डिवोट करके, कितना स्किल सेट मेंटेन करके कौन सी अपॉर्चुनिटी ग्रैब कर रहे हैं। गुड। एंड स्टूडेंट्स, वेरी प्राउड टू शेयर विद यू, जिन स्टूडेंट के बारे में ये बता रही हैं कि 40 लाख पर एनम लिया है, वो हमारे ही इंस्टीट्यूट के 2017 के स्टूडेंट है, तुषार गर्ग, हु इज अ वेरी पॉपुलर स्टूडेंट इन एनआईटी इलाहाबाद। जब ये पहुंचेंगी वहां पर प्रॉपर कैंपस में, शील गेट टू नो अबाउट इट। उनसे आपकी मुलाकात और उनकी जो जर्नी रही है वो आपसे बहुत जल्दी हम लोग शेयर करेंगे। बट शी इज अ प्राउड अमाउंट स्टूडेंट ऑफ लैंडमार्क। तो एक तरह से जैसे कहते हैं एनआईटी इलाहाबाद में तो हमारा एक अब पिछले 4-5 साल से एक कहते हैं कि चल ही रहा है कि बहुत सारे अच्छे बच्चे वहां पर जाते हैं और सिलेक्ट होके। एंड आफ्टर 3 इयर्स मेरे को पूरी उम्मीद है कि मैं इनके साथ ये वाली इंटरव्यू नहीं ले रहा हूँ कि हाउ डिड यू क्वालिफाई दिस, बल्कि मैं इनसे ये बात कर रहा हूँ कि यूएसए आप कब जा रही हैं और कब आपको अमेजोन में या फ्लिपकार्ट के अंदर आप बॉस बन रही हैं, ताकि हमें भी कुछ फ्री गिफ्ट मिल पाए। कटिंग द जोक्स अक्रॉस, थोड़ा सा डिस्कशन को और आगे बढ़ाते हैं जो प्रैक्टिकल है बहुत। ओजस्वी, आपने जैसे एक शुरू से स्टडीज का एक पैटर्न बनाया हुआ है। आजकल के स्टूडेंट्स क्या देखते हैं कि जब उनके ऊपर पढ़ाई की बात आती है, दे टेक इट एज प्रेशर कि भाई बहुत बड़ा प्रेशर क्रिएट हो गया, कि ऐसा तो कुछ नहीं है। आप ही की कॉलेज की एक सीनियर थी सिमरन कौर, आपको पता है, जो हमारी स्टूडेंट थी जिसका ऑल इंडिया रैंक NID 50 आया। शी वॉज एन एग्जाम्पल ऑफ, वो स्पोर्ट्स में भी बहुत अच्छी थी, वो जो पार्टिसिपेशन होता है कॉलेज का उसमें भी बहुत अच्छी थी। सेम इज विद यू ऑल्सो। ऐसा तो नहीं है कि आपने कॉलेज के कोई पार्टिसिपेशन में साथ में नहीं किया, तो आप
कैसे बताएंगे इन स्टूडेंट्स को कि भाई सिर्फ पढ़ाई पढ़ाई नहीं है, इट इज ओवरऑल, क्योंकि आपको कल को जो जॉब मिलनी है वो सिर्फ इसलिए नहीं मिलनी कि मैं रट्टू तोता हूं, मैंने सिर्फ ये किया हुआ है। यू नीड टू बी अ व्हाट यू डोंट टीम प्लेयर। तो आप Yes, sir. बच्चों को क्या कहना चाहेंगे कि नॉट ओनली दे हैव टू एनहांस देयर टेक्निकल स्किल, बट उनकी जो एक सेल्फ है, सेल्फ पर्सनैलिटी है, वो भी उतनी ही जरूरी है। यू नीड टू बी अ टीम प्लेयर। व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? यस सर, दैट इज, आप एकदम सही कह रहे हैं कि और भी चीजों पे फोकस करना बहुत जरूरी रहता है। एंड इवन आप मतलब कॉन्टिन्यूसली पढ़ाई करते रहेंगे पर आप साथ में कुछ और भी कर रहे हैं तो मन भी लगा रहता है सब चीजों में। तो it is very important to keep doing whatever things you like and whatever things that will help you shape you into a better person, better individual and enhance your skill set. और सर कभी कभी डिफिकल्ट मेरे लिए भी होता था, मैं ECS में काफी पार्ट लेती थी कॉलेज में, पर तो कभी कभी डिफिकल्ट हो जाता था मेरे लिए डेली प्रैक्टिस मेंटेन करना, तो उन दिनों में प्रैक्टिस छूटती भी थी। बट फिर यू हैव टू मेक श्योर कि बाद में जाके आप कवर कर ले, नहीं कवर Because करते you हैं will उस always टाइम पे get तो फिर some एग्जाम holidays. You will always get some holidays. तो यस आप ये बताइए ओजस्वी कि क्या आपको आपके सीनियर से कुछ ये अब पता लगा है कि सिर्फ MCA काफी है, या कुछ इसके साथ सर्टिफिकेशंस या कुछ और एक्स्ट्रा कोर्सेज भी आपको साथ साथ में करने पड़ेंगे? व्हाट डू यू हैव टू से अबाउट दिस? कुछ आपको इसके बारे में नॉलेज आपकी फैकल्टी से मिली है, या वो कह रहे हैं कि बस आप MCA कर लीजिए NIT इलाहाबाद से, दैट इज सफिशिएंट, या दे आर ऑल्सो टेलिंग यू अबाउट कि कुछ आपको AI में यानी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस है, या कुछ डाटा एनालिटिक्स में, या जैसे पाइथन है, कुछ इसके सर्टिफिकेशन कोर्सेज भी साथ साथ में करने चाहिए? आर दे रियली रिक्वायर्ड, या सिर्फ MCA प्लेन MCA काफी है? सर, व्हाट इज रिक्वायर्ड इज योर स्किल सेट। अब आप वो कॉलेज की पढ़ाई करके मेंटेन करते हैं या आप एक्स्ट्रा बाहर की कोर्सेज करके अपना स्किल सेट बढ़ा रहे हैं, आपको इंटरव्यू क्वालिफाई करना है और वो आप कैसे करेंगे ये आप पे डिपेंड करता है। कॉलेज में मतलब सब कोर्स ऐसा करिकुलम खुद से भी थोड़ा बहुत एक्सप्लोर करना ही पड़ता है कि आपको और क्या करना है जिससे आपका स्किल सेट इनहांस हो जाए। बेसिक्स आपके क्लियर होंगे तभी आपका इंटरव्यू में कोडिंग अगर आपकी अच्छी है तभी आप इंटरव्यूज क्लियर कर पाएंगे। तो पहले आपको लैंग्वेज कोई आनी चाहिए, एक लैंग्वेज पे अच्छे से कमांड होना चाहिए, एंड प्रोजेक्ट्स भी साथ में एक दो तो करने पड़ेंगे सभी NITs में। मतलब MCA का है ही लास्ट का कि प्रोजेक्ट इज अ कंपलसरी थिंग, जहां तक मुझे पता है। तो प्रोजेक्ट भी कोई करना पड़ता है एंड इट इज योर पर्सनल प्रेफरेंस कि आप कौन सी फील्ड में प्रोजेक्ट करना चाहते हैं। Okay, good. So इंटरेस्ट students, पे भी डिपेंड करता है। another important thing that she is telling कि ये अल्टीमेटली एवरीथिंग कम्स ऑन यू बॉस। आपकी लाइफ है, जैसे आपके ऊपर ही है, तो आप इस उम्र में पहुंच के यहाँ पर पहुंच के किसी को ब्लेम नहीं कर सकते। यू हैव चोजन दिस करियर, you have chosen this field, you have chosen this thing, तो it ultimately boils down to you only कि आप क्या यस सर, करते हैं। तो जैसे उन्होंने कॉलेज आपको कहा, अपॉर्चुनिटीज ला के देगा पर उन अपॉर्चुनिटीज को मतलब ग्रैब करना तो ग्रैब आपके करना, ऊपर डिपेंड। जी बिल्कुल। देखिए, कॉलेज एक पेड़ की तरह है, फल गिरेंगे लेकिन खड़े खड़े आपके मुंह में नहीं आ जाएंगे, आपको कैचअप, क्योंकि उन फलों को खाने के लिए बहुत सारे लोग लपकेंगे। तो हाउ मच गुड यू आर इन गेटिंग दोस फ्रूट्स एंड गेटिंग देम इनटू यू, ये आपके ऊपर डिपेंड करेगा। सो कॉलेज इज लाइक अ बिग ट्री, उसको हिलाओगे, पेड़ में फल गिरेंगे। वो फल सिर्फ आप अगर यूं बैठ जाएंगे कि मेरे तो मुंह में उठ के खुद आ जाएगा, तो सर वो नहीं आएगा। उसके लिए जो भी करना पड़े, आपको ज्यादा एथलेटिज्म लाना पड़े अपने अंदर, फ्लेक्सिबिलिटी लानी पड़े, कहने का मतलब पढ़ाई ज्यादा करनी पड़े, ये आपके ऊपर होगा। फाइनली ओजस्वी, आप ये बताइए कि हाउ वाज लैंडमार्क हेल्पफुल टू यू इन अल्टीमेटली अचीविंग योर ड्रीम? ऑब्वियसली हर एक में कमियां होती हैं, वी नो आवर डेफिशिएंसीज, वी आर इम्प्रूविंग ऑन दैट। लेकिन दो क्वेश्चन, एक तो ये कि पेपर हमने आपको बहुत हाई लेवल का प्रिपेयर कराया था, पेपर आ गया एकदम से ढीला, ठीक है, उसमें बहुत सारे अच्छे स्टूडेंट्स फिसल गए, जिनकी रैंक जैसे DU के अंदर हमारा जो हाईएस्ट रैंक है 6 है, बट उस बच्चे का NIT के अंदर रैंक 343 रह गया है। क्यों? क्योंकि उसने बताया सर ऑन दैट वेरी डे मैं मेंटली प्रिपेयर करके गया था कि पेपर टफ आएगा, पेपर बहुत इजी आ गया, मैंने रीजनिंग स्टार्ट कर दी, बाद में देखा कि मैथ्स बहुत इजी था, तो मैं 10-15 क्वेश्चन जो बहुत इजीली कर सकता था उसका मेरे पास टाइम ही नहीं बचा। और दूसरा यस ये कि चलिए लैंडमार्क के बारे में बाद में बात करेंगे, पहले ये वाली चीज बताइए कि पेपर को कैसे वो जो 2 घंटे अल्टीमेटली जो आपने सारा साल प्रिपेयर किया, अपने आप को नाइट्स को जगाया, कितनी चीजें छोड़ी, कितना वो किया, लास्ट के 2 घंटे डिसाइड करते हैं। इट इज अनफॉर्चुनेट कि 2 घंटे हमारी लाइफ डिसाइड करते हैं, बट क्या किया जाए, कोई सिस्टम नहीं है। और तो जैसे पेपर यस आपने इजी देखा, तो व्हाट वाज योर रिएक्शन and how did you control those 2 hours and which ultimately led you to this big win? यस सर,
सर पेपर अटेम्प्ट करने से पहले हमें हमेशा पता रहता है कि हमारे कौन से सेक्शन ज्यादा स्ट्रांग है और कौन से सेक्शन से कौन से टॉपिक्स ऐसे है कि अगर उससे आएगा तो हम क्वेश्चन कर ही लेंगे। ये कॉन्फिडेंस खुद में रहता है इतना, डेफिनेटली। मतलब खुद का सेल्फ अवेयरनेस है ये तो कि हमें कौन सा सेक्शन हमें अपने अच्छे से तो से झूठ आते हैं बोला कौन नहीं सा। ना जा सकता। यस सर वही। तो फिर पेपर सर जब मैंने देखा तो पहले जैसे यही था कि इंग्लिश और सीएस के क्वेश्चंस देखते ही पता चल जाते हैं कि हाँ आते हैं या नहीं आते हैं, तो वो अटेम्प्ट करके उसके बाद मैंने मैथ्स देखी। सो मैथ्स के स्टार्टिंग के 1-2 क्वेश्चंस काफी इजी थे। सो आई थॉट कि मैथ्स करना इजी, मतलब मैथ्स करना वुड बी बेनिफिशियल फॉर मी एट दिस पॉइंट ऑफ टाइम बिकॉज 600 मार्क्स की मैथ्स है, अगर इजी क्वेश्चंस है तो जल्दी कर सकते हैं, ज्यादा स्कोर कर लेंगे, कम क्वेश्चंस अगर होते हैं तब भी। तो दैट राइट। वाज द थिंग, तो इसलिए मैंने स्कोरिंग एंड के देन वो फिर पॉइंट ऑफ होता व्यू। चला जाता है, देन फिर वो होता चला हाँ जाता हाँ हाँ, मतलब पेपर की स्ट्रैटेजी मैंने वैसे तो कुछ और सोची थी, पर पेपर देख के आई हैड टू चेंज अकॉर्डिंग टू द प्लान, अकॉर्डिंग टू व्हाट वाज इन फ्रंट ऑफ मी, व्हाट वाज देयर इन फ्रंट है। ऑफ राइट। मी। सो स्टूडेंट्स, अनदर इंपॉर्टेंट थिंग शी इज सेइंग कि कोई फिक्स प्लान नहीं हो सकता। ये आपकी टोटली ऑन दैट वेरी डे डिपेंड करेगा। पेपर बहुत मुश्किल आ गया, मैथ्स का सेक्शन बहुत मुश्किल है, तो आप अगर उसमें 15-20 मिनट में आपको पता लग रहा है कि मैथ्स दिस टाइम इज वेरी डिफिकल्ट, शिफ्ट द स्ट्रेटजी, जल्दी से कहां पर पहुंच जाइए, आप रीजनिंग और क्वांट पे पहुंच सकते हैं। लेकिन अगर ओवरऑल पेपर ही डिफिकल्ट है तो यू हैव टू रियली कीप योर काम, शांत यस सर। रहिए, और ये समझ जाइए कि पिछले साल अगर 800 वाला टॉपर गया तो इस बार अगर डिफिकल्ट पेपर आ जाता है तो 2019 में 425 वाला भी टॉपर गया था। ये सर जो एग्जैक्टली यही होता है कि यही होता जो है, कट ऑफ होती है वो वेरी कर जाती है, मतलब बिल्कुल एज कर इन जाती अगर है। टफ हमारी पेपर एक है तो कम जाती है, आप ही ज्यादा की एक इजी होता आपको एक आपकी सीनियर मिलेंगी मोहिनी करके, वो सेकंड ईयर में होंगी अभी। शी हैड स्कोर्ड ओनली 265 मार्क्स। तो वो रोके रोके मेरे को फोन कर रही थी 2019 में कि सर मैंने तो बड़ी मेहनत की थी, आपने भी बड़ा करवाया था। मैंने कहा बेटा जस्ट वेट, कुछ तूने गलत तो नहीं ना अटेम्प्ट किया? कहती नहीं सर, मुझे जितना आता था जितने टाइम में बिना एरर के मैं कर सकती, मैंने किया। मैं जस्ट स्टिक टू इट। एंड शी वाज सरप्राइज जब रिजल्ट आया विद 265 स्कोर, हर रैंक वाज अराउंड 235। तो दैट इज द रियलिटी। और इस बार 400 वाले को भी शायद एडमिशन किसी कॉलेज में नहीं मिला, क्योंकि पेपर ही बहुत इजी आया है। सो दिमाग शांत रखना, अपने आप को कूल डाउन रखना उन 2 घंटों में बहुत ज्यादा जरूरी है। बाकी एनआईटी के वो 2 घंटे कैसे करें, उसके लिए आप मेरा वीडियो वॉच कीजिए, जहां पर मैंने एनआईटी के पेपर को हैंडल करने की आपको ऑल टाइम स्ट्रेटजी दे दी है कि कैसा भी पेपर आ जाए, अगर आप उस स्ट्रेटजी से करेंगे तो दैट इज द मैक्सिमम ऑप्टिमाइजेशन ऑफ योर टाइम। सो फाइनली ओजस्वी, मुझे ये बताइए कि आपकी जर्नी में लैंडमार्क आपके साथ कैसा रहा? Was choosing landmark worth it or not? Landmark sir has been very helpful in my preparation for all the information. Firstly for all the information I relied on Landmark कि जितना भी notification आएगा, कोई नया पेपर आ रहा है या कोई कुछ भी है, कुछ भी updates हैं, तो वो सब information सबसे पहले तो हमें कोचिंग से मिल जाती थी, तो कुछ मिस आउट नहीं होता था एक तरीके से हमारा। दूसरा जो स्टडी मटेरियल और जो टेस्ट सीरीज मिली वो काफी अच्छी थी। स्टडी मटेरियल से ही मेरा बेस बना था। उसके बाद जो टेस्ट सीरीज दी तो उससे मुझे तब पता चला कि कौन कौन से एरियाज में मैं लैक कर रही हूँ, किस किस से ज्यादा प्रिपरेशन करनी है। और टेस्ट सीरीज के 1-2 क्वेश्चन तो मुझे ऐसे ही मिल गए थे पेपर में, एज इट इज हो जाता है कभी कभी, वही क्वेश्चन रिपीट हो जाते हैं। सो जो मैंने टेस्ट सीरीज जो टेस्ट दिए थे उसमें से क्वेश्चन सेम आ गए थे, तो दैट रियली हेल्प मी सेव टाइम इन पेपर व्हाइल अटेम्प्टिंग द पेपर बिकॉज आई हैड डन दोस क्वेश्चंस पहले से ही। एंड द लेक्चर्स वर ऑल्सो वेरी हेल्पफुल, क्योंकि एलआर वगैरह का तो मुझे बुक से कुछ करना ही नहीं पड़ा था। जो लेक्चर्स में पढ़ाया गया था और जो वर्कशीट्स मैंने सॉल्व की उससे ही मेरी एलआर प्रिपेयर हो गई थी। लैंडमार्क और जो ये भी रहता है, आप कोचिंग ज्वाइन करते हैं तो फिर एक पीयर ग्रुप मिलता रहता है, सो यू कैन ऑल्सो इवेल्युएट योर सेल्फ देयर एंड इट ऑल्सो हेल्प्स यू। सो द पीयर ग्रुप वॉज ऑल्सो, इट वॉज ओवरऑल इट वॉज बेनिफिशियल फॉर मी। Right. So I wish you all the best for your future journey. और आपके साथ साल में एक बार मैं जरूर कनेक्ट हुआ करूंगा। आपकी जर्नी अब हम देखेंगे Yes. from 0 year to 1 year, 1 year to 2 year, and 2 year to 3 year, and then into Microsoft or Google or anything bigger. And Yes, we really want कि you become a role model for a future, not only for Landmark. Why Landmark? A good student is a resource for everybody. तो आप कभी भी ओजस्वी के पास अगर आप कभी एनआईडी इलाहाबाद, सिंस इट इज अप टू हर, तो शी विल कीप ऑन विद अस वंस इन अ वाइल, आके सेमेस्टर के बाद हमसे लिंक होती रहेंगी विद दिस प्रॉमिस कि जो जो उनका एक्सपीरियंस है कि अब शी हैज रीच्ड इनटू अ गुड कॉलेज, तो अब वो अपनी 6 मंथ्स की जर्नी आपके साथ होपफुली या 1 साल में एक बार शेयर करती रहेंगी, ताकि आपको भी पता लग सके जो पीछे से आ रहे हैं कि अब क्या चेंजेस आ रहे हैं, क्या टेक्नोलॉजी आ गई, क्या आ गई। सो वी टेक दिस प्रॉमिस फ्रॉम हर। आई होप
Sure, sir, not a sure. It problem would at be a all for you. delight. No sir, no sir. It would be a delight. सर मैंने खुद से अपने सीनियर्स वगैरह से फीडबैक लिए है. मैं भी जो दूसरों ने मुझे बताया उससे काफी हेल्प मिलती है. So I would also like to help my juniors and everyone. Definitely. You see, whoever I this can. is passing on from generation to generation. अब वो generation to generation तो मुश्किल है, but passing on from one year to another. So wish you all the best and thank you very much for Thank you, sir. taking out your time and talking to us and really sharing the nice points which can be a turnaround for a student who is very wary of कि अब क्या किया जाए. तो मैं नटशेल में बता दूं जो ओजस्वी ने हमें कहा है, प्रैक्टिस प्रैक्टिस एंड प्रैक्टिस. जितने टेस्ट पेपर्स हो सकें, जितने टेस्ट्स हो सकें वो आप दें. और आपको पता ही है कि लैंडमार्क तो अब टेस्ट में भी टॉपिक को भी सब टॉपिक्स में डिवाइड करके आपके टेस्ट ले रहा है. तो जितने टेस्ट आप देंगे, जैसे शी विल टेस्टिफाइड कि हमने कम से कम इनके एनआईडी पैटर्न के 20 से 25 पेपर लिए थे, जिसमें मॉडरेट भी थे, डिफिकल्ट भी थे, वेरी इजी भी थे. सो जितने टेस्ट आप देंगे वो आपके लिए हेल्पफुल रहेगा. तो मैं इसी सिर्फ टेस्ट देना इंपॉर्टेंट नहीं, कम क्वेश्चन सॉल्व हो पा रहे, अच्छे क्वेश्चंस छोड़ दिए, उन टेस्ट पेपर्स को बाद में सॉल्व करना भी बहुत इंपॉर्टेंट है. जी, वो क्या कह रही हैं कि सिर्फ टेस्ट पेपर ही देना इंपॉर्टेंट नहीं है. जो टेस्ट आपने दिया उसका इवैल्यूएशन कि ये टाइप मेरे से हुई और वो टाइप मेरे से नहीं हुई, वो करना भी उतना ही जरूरी है, ताकि ये ना हो कि जो आपने छोड़े हैं वही वहां पर आ जाए. और यही होता है, जो आप 100 में से 99 करके जाते हैं बेटा, वो नहीं आता. वो जो 100वां आपने छोड़ा होता है वही अपीयर हो जाता है एंड देन यू से ओ गॉड ये भी कर लिया होता. तो वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट कि जो सिर्फ आपने टेस्ट दिया फाइन, लेकिन जो नहीं हुए उनको करके देखिए, उनके सॉल्यूशंस देखिए, डिस्कस करिए, टीचर्स के साथ हेल्प लीजिए. दैट विल पुट यू टू द path of success. Thank you very much, Ojasvi, once more, and many congratulations, beta, for making us feel proud, and all the best for your future journey. Thank you, sir. Thank you. Thank you very much. Thank you very much, beta. So student, this was all the conversation I had with my ex-student Ojasvi Gupta. Hopefully मैंने काफ़ी उन सारे के सारे जो टॉपिक्स हैं उनको टच किया है, उसके बारे में उनकी राय जानने की पूरी कोशिश की है, ताकि आप लोग जिस भी सिचुएशन में हैं, चाहे आप सेकंड ईयर में हैं, फर्स्ट ईयर में हैं, एमसीए करना चाहते हैं या फाइनल फेज ऑफ प्रेपरेशन में हैं, वो बेनिफिट होते हैं उनसे. और इस तरह के हमारे और वीडियोस रेगुलरली आपको आते रहेंगे. बहुत जल्द हम आपको ऐसे स्टूडेंट से भी मिलाएंगे जिन्होंने ना सिर्फ क्वालिफाई किया था एनआईडी बहुत अच्छे रैंक के साथ, बल्कि आज की डेट में वो बहुत अच्छी कंपनीज में विद वेरी गुड स्टार्टिंग सैलरी इन एक्सेस ऑफ इवन 35 लाख कर रहे हैं. सो दिस टाइप ऑफ सेशंस विल कंटिन्यू. और आप उसका पर्पस एक ही है कि आप लोग बेनिफिटेड हों, इंस्पायर हों और अपनी प्रेपरेशन को टॉप लेवल पे ले जाएं, ताकि आप लोग भी इनके फुटप्रिंट्स को फॉलो कर सकें. सो थैंक यू वेरी मच. गॉड ब्लेस यू ऑल. कीप ऑन वॉचिंग द वेरियस वीडियोज ऑफ लैंडमार्क इंस्टीट्यूट. एंड अगर आपको लगता है वी आर डूइंग अ गुड स्टफ, प्लीज सब्सक्राइब एंड फॉलो. थैंक यू वेरी मच.